Hello and welcome to Magnetic Study, creating the ways of cracking competitive exams। तो आज हम नया चैप्टर यानी कि नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस में, और वो टॉपिक क्या है? वो है लॉज ऑफ मोशन। तो जनरल में मोशन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मोशन में अभी भी, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें उसमें कमेंट्स कर सकता है कि उसमें कौन सी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी लॉज ऑफ मोशन। इसके 2-3 वीडियो लेक्चर्स बन जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा 3 या 4 मैक्सिमम। और लास्ट वाला जो टॉपिक जो लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा वो सारे क्वेश्चन जो एसएसबी में आए हुए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैक में जाना चाहूँगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे भूल गया था फर्स्ट स्टार्ट में से। तो वो क्या चीज़ है? अभी तक जो हमने पढ़ा है मोशन में उसको कहते हैं काइनेमैटिक्स। क्या चीज़ कहते हैं? काइनेमैटिक्स। क्लियर? तो काइनेमैटिक्स क्या चीज़ है? तो ये तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स ही है विच डील्स विथ स्टडी ऑफ which deals with the study of motion, study of motion without taking into account the factors which causes the motion। तो काइनेमैटिक्स क्या चीज़ है? तो ये स्टडी ऑफ मोशन ही है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉजेज द मोशन। तो उनके बारे में बात नहीं होती है इसमें जिनकी वजह से मोशन आती है। उन फैक्टर्स के बारे में बात नहीं होती है, उन पैरामीटर्स के बारे में बात नहीं होती है जिन पैरामीटर्स की वजह से मोशन आती है। और वो पैरामीटर क्या है? एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पर, फोर्स। क्या चीज? फोर्स। तो याद रखोगे आप, फोर्स के बारे में काइनेमैटिक्स में हम नहीं पढ़ते हैं। क्या चीज? फोर्स के बारे में हम काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। क्लियर? और किस में पढ़ते हैं? तो उसके लिए हमारे पास दूसरी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं डायनामिक्स। क्या चीज कहते हैं? डायनामिक्स। डायनामिक्स कौन सी ब्रांच है फिर? तो इसको मैं डिफाइन यहां पे लिखूंगा, डिफिनीशन लिखूंगा। यही डेफिनेशन है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट, विदाउट को काट के, टेकिंग इनटू अकाउंट, डील्स with taking into account the factors which causes motion। अब यहां पर उन फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, उन फैक्टर्स को भी जानते हैं जिनकी वजह से मोशन आती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, यही चीज। अब फोर्स के बारे में हम कहां पढ़ेंगे? फोर्स के बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे, और डायनामिक्स में हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्लियर? तो याद रखिए डायनामिक्स में क्या चीज है? स्टडी ऑफ मोशन। तो एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ मोशन अगर हम छोड़ दें तो हम पढ़ रहे हैं डायनामिक्स। और अभी तक हमने पढ़ा क्या? वो पढ़ा हमने काइनेमैटिक्स। तो ये डेफिनेशन आप याद रखोगे क्योंकि कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन taking into account the factors which causes motion is called kinematics, dynamics, thermodynamics and none of the above। तो सीधी सी बात है डायनेमिक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब डायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले वो चीज पढ़ेंगे हम दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया का कंसेप्ट हम देंगे यहां पर। तो किस चीज का कंसेप्ट देंगे हम? इनर्शिया का। तो सुना होगा आप लोगों ने इनर्शिया, 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 लेकिन अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इनर्शिया क्या चीज है। तो देखते हैं इनर्शिया क्या चीज़ है। एग्जाम्पल दूंगा मैं साथ साथ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इनर्शिया का कंसेप्ट क्या है। तो इनर्शिया क्या चीज़ है? याद रखिएगा आप, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था बॉडीज, ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स, ये सब एक ही बात है फिजिक्स में। बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज, या हम लिखेंगे अपोज की जगह रेजिस्ट
दे अपोज या दे शो अपोजिशन, दे शो रेजिस्टेंस। अब ये चीज किसको अपोज कर रहे हैं, किसको रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो याद रखोगे आप, टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन को अपोजिशन दिखाएगा, मोशन को रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब इस चीज को समझते हैं पहले। देखो इनर्शिया का मतलब क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपोजिशन दिखाएगा, किसको अपोजिशन दिखाएगा, मोशन को। किसको अपोजिशन दिखाएगा, मोशन को। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपोजिशन दिखाएगा, किसको अपोजिशन दिखाएगा, रेस्ट का अपोजिशन दिखाएगा, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अपोजिशन होगा। क्लियर, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर, अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वो किसको अपोजिशन दिखाएगा, चेंज इन डायरेक्शन, इसको अपोजिशन दिखाएगा। यानी कि वो खुद चेंज नहीं, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो खुद मोशन में नहीं आएगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन वो खुद चेंज नहीं होगी। अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन खुद चेंज नहीं करेगा। ये जो ना करना है ना, चेंज, स्टेट को चेंज ना करना, इस ना करने को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। क्या चीज कहते हैं, इनर्शिया। तो क्या चीज है इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज रेजिस्ट और they show resistance, they show opposition, या they oppose or they resist to change their state of rest, to change their state of motion or to change their straight direction या along a straight direction। Clear? I hope आप लोगों ने ये understand किया होगा। Clear? अब देखो inertia जो है इसको मेजर करना है तो क्या मेजर करेंगे हम, तो याद रखिएगा ये पॉइंट आप इसमें याद रखोगे। इट इज मेजर ऑफ मास। यानी कि आप कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का साइज जो है वो अलग है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बी। अब अगर मैं कहूं आपको, और ये भी मैं कहूं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए और ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब मैं कहूंगा कि इन दोनों में से इनर्शिया किसके पास ज्यादा होगा, तो याद रखोगे आप, इट इज मेजर ऑफ मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। क्लियर? तो मीनस इसका मास ज्यादा है तो इसके पास इनर्शिया ज्यादा है, इसका मास कम है तो इसके पास इनर्शिया कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको यानी बताने जा रहा हूं तो उसका आप unit, the SI unit, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। तो याद रखोगे आप क्या चीज है इनर्शिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसका SI यूनिट। तो मैं आपको SI यूनिट नहीं बताऊंगा, द SI यूनिट ऑफ इनर्शिया इज, ये आप पर छोड़ रहा हूं, आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्लियर? तो क्या चीज इसका यूनिट रहेगा, यानी कि SI यूनिट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। क्लियर? तो ये मैं आप पे रख रहा हूं। और ये जो इनर्शिया का कंसेप्ट है ये किसने दिया है, ये दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया, गैलीलियो ने इसका कंसेप्ट दिया। कभी कभी बोला जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय गैलीलियो, न्यूटन, जूल या आइंस्टाइन, कोई भी चार दिए होंगे। आप में को चारों में से सही आंसर कौन चुनना है, गैलीलियो। गैलीलियो इसका पूरा नाम है। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों ने इनर्शिया का कंसेप्ट थोड़ा सा लिया होगा। अब इनर्शिया जो है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
दूसरा टाइप इसका है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा जो है यहां पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 3 टाइप्स। इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं? 3। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दूंगा और एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड करो। तो फर्स्ट मैं लेता हूं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट, रेजिस्टेंस, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे हम? रेजिस्टेंस या अपोजिशन टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। ये जो रेजिस्टेंस दिखाएगा कोई ऑब्जेक्ट, और जो रेस्ट में है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एक ऑब्जेक्ट जो है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट में। मैंने आपको रेस्ट बोला था। रेस्ट का मतलब क्या है फर्स्ट लेक्चर में? क्या चीज है ये रेस्ट में? अब ये रेजिस्टेंस दिखाएगा, ये तो खुद अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करेगा, खुद मोशन में तो नहीं आएगा। तो मीनस ये तो रेजिस्टेंस दिखा रहा है ना, किस चीज को? मोशन को रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या चीज? ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और इस चीज को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या चीज? या इस तरह भी आप कहोगे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मीनस उसके पास कौन सा टाइप ऑफ इनर्शिया है? उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। क्लियर? इसी तरह अब मोशन, इसमें आप क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और कभी रुकेगा नहीं। ही विल नेवर स्टॉप, ये कभी रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो किस चीज, उसके पास कौन सा टाइप ऑफ इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके पास मोशन है और वो उसमें रेजिस्टेंस दिखाएगा, उसके पास इनर्शिया है, तो मीनस वो रेस्ट में, खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आएगा। अब इसकी कोई एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, कॉमन एग्जांपल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई एग्जांपल नहीं है इसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मैं इसको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आप करोगे जैसे कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन। क्लियर? अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन तो ये चलती जाती है, चलती जाती है, इसको तो ये तो चलती रहती है ना। तो इसके पास कौन सा टाइप ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन सी टाइप ऑफ इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? ये चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं, खुद नहीं रुकेगी, खुद नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी खुद? क्योंकि इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ डायरेक्शन, टू चेंज स्टेट ऑफ स्ट्रेट डायरेक्शन आप लिखोगे, स्ट्रेट डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है स्ट्रेट डायरेक्शन? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। क्लियर? वो हमेशा किस में जाएगा? स्ट्रेट डायरेक्शन में। वो कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। क्लियर? तो ये चीज क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको तीनों में यूज होंगी, तीनों में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी, इनर्शिया ऑफ मोशन में भी और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी। देखिए फॉर एग्जांपल, पर्सन बोर्ड्स इन अ बस। याद रखिए, एक पर्सन है, एक आदमी है, आप हो, हम है, चलो कॉमन एग्जांपल लेते हैं। मैं या आप बस में चढ़े। किस में चढ़े? बस में चढ़े। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? और बस अभी स्टॉप पोजीशन पे है। किस पे? अभी रुकी हुई है, बस स्टैंड पे रुकी हुई है बस। क्लियर? और आप जाके बैठ गए बस में। अब अभी बस रुकी हुई, अब इसने क्या किया? बस वाले ने स्टार्ट की गाड़ी और आगे चला। जब ये बस आगे बढ़ेगी, आप जहां पर बैठे हो, आपको एक धक्का लग जाएगा पीछे की ओर। क्या लग जाएगा? एक धक्का लग जाता है
किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी आपको धक्का किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा। ऐसा क्यों लगता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किस वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा क्यों होता है। जब हम बस में चढ़े, जब आप बस में बैठे हो तो आप रेस्ट में हो। अब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के चलने से आपके पैर जो है वो भी चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका जो बॉडी है, आपका जो अपर बॉडी पार्ट है, ये अभी भी किस में? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। और ये क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये अपोजिशन दिखा रहा है किस चीज को? स्टेट ऑफ टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। अब किसको रेजिस्टेंस दिखा रहा है? ये रेजिस्टेंस दिखाएगा मोशन को। अगर ये मोशन को रेजिस्टेंस दिखाएगा तो इसका मतलब है कि बस ने पोजीशन चेंज की, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो पोजीशन चेंज करना नहीं चाहती है, इसलिए वो कहाँ जाती है? वो थोड़ा सा पीछे जाती है। क्लियर? उसके बाद हम गाड़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ये? तो बैकवर्ड हम जाते हैं, बैकवर्ड में धक्का लग जाता है। वो किस वजह से लग जाता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अब यही गाड़ी है, ये वेलोसिटी से काफी तेज जा रही है, काफी तेज जा रही है। क्लियर? विद सम मोशन में है, हम कहेंगे वो मोशन में है। और अभी भी हम गाड़ी में बैठे हुए, अचानक से हाईवे पे चल रही है और आगे से कोई चीज आई, तो गाड़ी वाले ने क्या किया? बस ने क्या किया? इसने ब्रेक अप्लाई की। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि गाड़ी जो है वो रेस्ट में आएगी। किस में आएगी? रेस्ट में। लेकिन आप बस में बैठे हो, आप बस में बैठे हो और आपको धक्का लग जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लग जाता है कि नहीं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का लग जाता है। अच्छा, ये धक्का क्यों लग गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में? तो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आपको ये किस तरह का, हाउ कैन वी से इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? सीधी सी बात है, आप अभी मोशन में थे, बस की वजह से आप भी मोशन में थे। अचानक से बस रुक गई। जब बस रुकेगी तो आप जो है, आप अभी भी मोशन में, आपकी बॉडी जो है वो अभी भी मोशन है। अचानक से आपके पैर जो है, आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट में क्या होता है? वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन अपर बॉडी पार्ट के पास क्या होती है? उसके पास होती है मोशन, और वो कंटिन्यूअसली मोशन में। वो रेजिस्टेंस दिखाएगा। किस चीज को रेजिस्टेंस दिखाएगा? चेंज स्टेट ऑफ मोशन। या रेजिस्टेंस किसको दिखाएगा? हम कहेंगे रेस्ट को रेजिस्टेंस दिखाएगा। वो रेस्ट में नहीं रहना चाहेगा, वो आगे चलना चाहेगा। उसकी वजह से हम क्या जाते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें धक्का लग जाता है। तो ये क्यों लग जाता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? अब इसी में तीसरी है, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब भी आप गाड़ी में जा रहे हो तो अचानक से गाड़ी में क्या हुआ? एक टर्न लिया। क्लियर? या इस तरह का टर्न लिया। जब इसने टर्न लिया तो अभी तो हम स्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन जो ही गाड़ी वाले ने टर्न लिया तो आप साइड में जाते हो, आपको धक्का लग जाता है। अगर गाड़ी वाला स्ट्रेट जा रहा है, बस स्ट्रेट जा रही है, अचानक से इसने इस तरह टर्न ली, लेफ्ट राइट टर्न ली, तो आपको क्या लग जाता है? आपको लेफ्ट डायरेक्शन में धक्का लग जाता है। क्या लग जाता है? लेफ्ट डायरेक्शन में धक्का लग जाता है। क्लियर? तो ऐसा क्यों लग जाता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपकी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन थी, अचानक गाड़ी की वजह से आपकी डायरेक्शन अचानक से चेंज हुई, लेकिन रेजिस्टेंस तो मिलेगी ना थोड़ी सी, टू चेंज स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन। इसलिए आप क्या करते हो? आपको धक्का इस डायरेक्शन में लग जाता है। और उसके बाद ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? आई होप आप लोगों ने ये पूरा अंडरस्टैंड किया होगा इनर्शिया किस चीज का नाम है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया पर ही एक लॉ बेस्ड है, जो फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या चीज? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया is also known as फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड सो ऑन। तो आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। तो क्या चीज है इनर्शिया? इसका फर्स्ट लॉ, तो यहां पर स्टेटमेंट में लिखूंगा, ए बॉडी
continues to be in its state of rest or of uniform motion along straight line unless it is acted upon by some external force to change the state. एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर ये मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी, और अगर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगी। कब तक? अनलेस, जब तक ना इस पर क्या पड़े, ए एक्सटर्नल फोर्स। और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका जो स्टेट होगा वो चेंज होगा। क्या मतलब स्टेट चेंज होगा? मीन्स रेस्ट चेंज होगा मोशन में, मोशन चेंज होगा, यूनिफॉर्म मोशन चेंज होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट में, और डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये किस वजह से होगी? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट है किसका? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी तक इनर्शिया का कंसेप्ट दिया और आप इसको मिक्स करके इनर्शिया के कंसेप्ट के साथ देखोगे, ये तो वही बात हुई ना कि इनर्शिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, रेजिस्टेंस दिखाएगी। किस चीज को? मोशन को रेजिस्टेंस दिखाएगी। अगर मोशन में है तो रेस्ट को रेजिस्टेंस दिखाएगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रेजिस्टेंस दिखाएगी। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस दिखाएगी। किसको रेजिस्टेंस दिखाएगी? चेंज इन डायरेक्शन को रेजिस्टेंस दिखाएगी। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि कब तक दिखाएगी रेजिस्टेंस? तो अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। जब तक ना इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे ताकि इसमें स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। स्टेट चेंज होने का मतलब यही है, रेस्ट चेंज होना मोशन में, मोशन यूनिफॉर्म मोशन चेंज होना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और डायरेक्शन भी चेंज होना किसी दूसरे डायरेक्शन में। क्लियर? आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट जो है यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। क्लियर? तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे इनर्शिया के 3 पार्ट्स हैं। तो क्या क्या पार्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? अनलेस फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा उसी रेस्ट में रहेगा जब तक कोई आदमी उसको वहां से उसकी पोजीशन चेंज ना कर सके। जैसे कि आप लोगों ने देखो, कोई पत्थर पड़ा है बाहर जाके, तो वो पत्थर हमेशा के लिए वही रहेगा। कब तक रहेगा? भाई वो तो वही रहेगा ना, लेकिन आप क्या करोगे? आप जाके उसको किक मारोगे, उसको उठा के फेंकोगे दूसरी जगह, तो उसकी पोजीशन तो चेंज हुई, लेकिन किस वजह से? फोर्स की वजह से, जो एक्सटर्नल आप लोगों ने उस पर अप्लाई किया, वरना तो वो वही रहता ना हमेशा के लिए। क्लियर? दूसरा चीज है मोशन। तो मोशन दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा पार्ट जो है वो मोशन है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगा अनलेस फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। जब तक ना इस पर फोर्स पड़े और इसकी जो स्टेट मोशन जो है उसको चेंज कर सके। किसमें? या तो रेस्ट में चेंज हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज हो, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। तो हमेशा याद रखोगे, यहां पर जो मोशन होती है ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही होती है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती है। क्लियर? याद रखोगे कौन सी मोशन होती है? हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही होती है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक ना उस पर फोर्स पड़े तब तक वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी यहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। वो क्या मिलेगी? तो अभी मैंने बताया कि जो देखो फोर्स क्या चीज़ है, तो यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाती है फोर्स की एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो वो क्या मिल जाती है? थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पर। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम आगे जाके डिफाइन करेंगे, इसका यूनिट फाइंड आउट करेंगे, इसका बाकी चीजें डिफाइन कर सकते हैं आगे जाके, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंपल सी डेफिनेशन ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट लॉ डिफाइन करेंगे। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which changes the state of object, which changes the state of
ऑब्जेक्ट। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फोर्स मे बी डिफाइंड एज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ, फिर नीचे 4 ऑप्शन होंगे। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको इस ऑप्शन को टिक मारनी है। तो याद रखोगे आप, तो आप कहोगे क्या ये मतलब क्वेश्चन जो ऐसा कि आप कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन, तो आएगा, मैं कह रहा हूँ आएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ मोशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लॉज ऑफ मोशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2012 से लेकर 2019 तक सब डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जैसे मैंने यहाँ पर फोर्स लिखा ना, इन टर्म्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ये फोर्स डिफाइन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम फोर्स का और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर हम डिफाइन करेंगे फोर्स को मैथमेटिकली। क्या चीज? मैथमेटिकली उसको डिफाइन करेंगे और उसी में हम इसका यूनिट और बाकी चीजें देखेंगे। क्लियर? तो ये था फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फर्स्ट लॉ के लिए एक और डेफिनेशन आप याद रखोगे, वो आपको आगे जाके भी यूज होगा। इफ, ये दूसरा स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, इफ नेट फोर्स on object, if net is zero, then velocity of body cannot change, that is body cannot accelerate। अगर फोर्स जीरो है ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कल मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। क्लियर? अगर एफ 0 है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी फिर, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 है। तो ये भी क्या चीज है? फर्स्ट लॉ। अगर नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट। क्लियर? तो ये सेकंड स्टेटमेंट बन जाता है किसका? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ और उसके आगे देखते हैं थर्ड लॉ। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।